नमस्कार। आप सभी का स्वागत है सीएलसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं डॉक्टर आयुष पारिक और आज हम यहां पर करेंगे दंगल 02 यानी कि जो आपका टेस्ट है जिसमें आपका 4 से जो 6 का दंगल थे उनका जो सिलेबस है वो सारा उसमें आ रहा है। तो उस मेजर टेस्ट का हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे। उसमें जूलॉजी वाला जो पार्ट है उसका सॉल्यूशन मैं आपके सामने करूंगा। मेरा नाम है डॉक्टर आयुष पारिक, टीम जूलॉजी से। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारा मोटिव यहां पर रहेगा कि हम जो टॉपिक है उसका जो क्वेश्चन हमारे सामने आया है इसे कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे हम इसके सही और गलत तक पहुंचे और किन पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, दंगल की ये जो स्पेशल सीरीज आपके सामने चल रही है, उम्मीद है कि इससे आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस में काफी ज्यादा सुधार हुआ होगा और आपके पहले से जो आगे वाले टेस्ट है वो धीरे धीरे सही जा रहे होंगे। और इसी तरह से अगर आप हमारे साथ में नीट तक बने रहते हैं इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से, तो आने वाला जो आपका नीट का पेपर है वो भी एकदम सर्वश्रेष्ठ जाएगा। क्योंकि आपको हर क्वेश्चन में ये चीज सीखनी है कि आप एक एनसीईआरटी पढ़ के आए, कॉन्सेप्ट समझ के आए, फिर कोई क्वेश्चन सही हो जाता है, कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो आपको जस्ट क्वेश्चन में हम क्या चीजें देखें, कौन से मार्कर्स है जो हमें बताते हैं कि क्वेश्चन में इस वजह से इसका ऑप्शन ये सही हुआ। क्योंकि अब हम पूरे साल के उस मुकाम पे खड़े हैं कि हमारी ये पढ़ाई का तो इशू है ही नहीं, हम सबने साल भर पढ़ाई की है, तभी आज हम टेस्ट सीरीज यहाँ पर दे रहे हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि आप पढ़े हुए नहीं है, आपको टॉपिक नहीं आता तो मैं आपको टॉपिक यहां पर पढ़ाऊं। वो सब आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। बात यह है कि एप्लीकेशन ऑफ टॉपिक, कॉन्सेप्ट जो आपने सीखा है, एनसीईआरटी जो आपने पढ़ी है, उसे आपको कैसे अप्लाई करना है वो चीज हमें सीखनी है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन है, उम्मीद है किसी का भी गलत नहीं गया होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी पुट फोर्थ द आइडिया दैट लाइफ केम आउट ऑफ डिकेइंग एंड रोटिंग मैटर लाइक स्ट्रॉ, मड एक्सेट्रा। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह विचार प्रस्तुत करता है कि जीवन भूसे, मिट्टी आदि जैसे सड़ते गलते पदार्थों से उत्पन्न हुआ। आपको पता है कि जो ओरिजिन ऑफ लाइफ की जो थ्योरीज थी वो अलग अलग हैं, बहुत सारी थ्योरीज हैं जिनमें से कुछ को एनसीईआरटी डिस्कस करती है, जैसे कि स्पेशल क्रिएशन की थ्योरी, जिसमें ऐसा बोला गया बाइबल के या जो धार्मिक साहित्य हैं उन पर बेस्ड ये थ्योरी थी, जिसमें फादर जो स्लूज हैं उनके ऊपर उनके नोटेशंस भी एनसीईआरटी में दे रखे हैं। और उसके बाद में यहाँ पर एक और थ्योरी आती है और वो थ्योरी है स्पॉन्टेनियस जनरेशन, स्वतः जनन का सिद्धांत। इसमें ऐसा बोला गया कि जीवन है जो अपने आप नॉन लिविंग जो है चीजें उनसे जनरेट होता है और स्पॉन्टेनियसली जनरेट हुआ है ये। ठीक है, तो ये जो थ्योरी है, ये जो फिलोसफर्स थे उन्होंने ये थ्योरी दी और इसमें उन्होंने कहा कि जो लाइफ जो है वो डिकेइंग मैटर, रोटिंग मैटर, स्ट्रॉ, मड एक्सेट्रा से आई है। और इसमें अलग अलग लोगों ने अलग अलग बोला। किसी ने बोला कि जो नील नदी का जो कीचड़ है उससे मेंढक आए, गेहूं में जब पसीने की शर्ट को रखा गया तो उससे अपने आप लाइफ उत्पन्न हो गई। उस समय इतना आइडिया लोगों को था नहीं कि इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है। तो इस तरह का एक विचार मात्र यहाँ पर इस थ्योरी के अंदर हमें देखने को मिलता है। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि इसको डिस्प्रूव किसने किया था? इसको लुईस पास्चर, स्पेलेंजेनी, इनके जो एक्सपेरिमेंट थे उन्होंने इसे डिस्प्रूव किया था। ठीक है, याद रहेगा आपको। तो कौन सी थ्योरी है ये? थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन ये थ्योरी है, इसलिए इसमें आंसर आपका कौन सा गया है बच्चों? आंसर नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन? निम्नलिखित में से कौन सा अपसारी विकास का उदाहरण है? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का क्या मतलब होता है कि एक आपका कौन होगा, जैसे कि कॉमन एंसेस्टर हो गया और इस कॉमन एंसेस्टर से ऐसे दो इवॉल्व हुए और ये दोनों जो है आपके अलग अलग हैबिटेट शेयर कर रहे हैं, ए और बी मान लीजिए। और अब इनके बीच में जो ऑर्गन्स होंगे, इनकी, अच्छा ये शो कौन सा कर रहे हैं, इनके बीच में जो ऑर्गन्स होंगे, ये ऑर्गन्स तो कौन से होंगे? होमोलोगस। और इनके बीच में जो इवोल्यूशन होगा वो कौन सा होगा? डाइवर्जेंट। अब आपको यहां पर ध्यान रखना है कि एक ही ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में, बाकी सब लोग समझ गए होंगे कि फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स, इसको एनसीईआरटी क्या करती है? एनालॉगस ऑर्गन मान लेती है। एनसीईआरटी का एग्जांपल में एनालॉगस इसको मान रखा है। आईज ऑफ ह्यूमंस एंड ऑक्टोपस, ये बहुत दूर हो गए। ह्यूमन आपका मैमल में रह गया, ऑक्टोपस मोलस्क का रह गया, तो इनके बीच में कॉमन एंसेस्टर्स वैसे ही कम हो गए। विंग ऑफ इंसेक्ट में भी सेम ये वाली कहानी हो गई, तो ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। गेम सारा यहां पर थर्ड और फर्स्ट में। जो फर्स्ट वाला एग्जांपल है पेंगुइन वाला, डॉल्फिन का, ये एक तरह का बेसिकली ये एडजस्टेबल एग्जांपल है। ये आपको ऐसी जगह पर भी मिल सकता है कि इसके कंपैरेटिवली अगर हम लोग देख लेते तो इससे हम कई बार डाइवर्जेंट में भी मान सकते हैं, क्योंकि इनमें टेट्रापोडा का कॉमन एंसेस्टर हो गया।
बट अगर अब हम इसे कंपेयर करना और हमें सही एग्जांपल यहाँ पे मिल गया हमारे एनसीईआरटी की वजह से, हाइट ऑफ वर्टिब्रेट्स, जो कि साफ तौर पे आप जानते हैं होमोलोगस ऑर्गन का एग्जांपल हो गया। और ये क्या शो कर रहे हैं, क्योंकि इसमें वर्टिब्रेट का कॉमन एंसेस्टर हो गया, इनमें अलग अलग वर्टिब्रेट्स के हिसाब से जो हार्ट है वो मॉडिफाई हो गए, तो हार्ट ऑफ वर्टिब्रेट्स क्या शो कर रहे हैं, आपस में होमोलोगस ऑर्गन हो गया। और इवोल्यूशन कौन सा शो कर रहे हैं, डाइवर्जेंट। तो इसलिए हम इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली हम थर्ड ऑप्शन के साथ में क्या करेंगे, जाएंगे। पर आपको ध्यान रखना है फर्स्ट ऑप्शन जो है वो फ्लेक्सिबल एग्जांपल है, ये कुछ जगहों पर डाइवर्जेंट का भी बन सकता है। मान लो अगर मैं इसको हटा दूं हार्ट ऑफ वर्टिब्रेट को, इसकी जगह में कोई और एक एनालॉगस का एग्जांपल डाल देता, तो फिर मेरा सही आंसर फर्स्ट हो जाता। क्यों, क्योंकि इसमें कॉमन एंसेस्टर्स कम आ गए। यानी ये इस तरह से चलता है कि जिसमें जितने दूर अगर हम जाते जाएंगे एनिमल किंगडम में, कॉमन एंसेस्टर्स कम होते जाएंगे, वो क्या शो करते जाएंगे, आपका कन्वर्जेंट इवोल्यूशन या एनालॉगस ऑर्गन्स। और जो जितने ज्यादा नजदीक में आते जाएंगे कॉमन एंसेस्टर्स, वो क्या शो करेंगे, होमोलोगस ऑर्गन्स या फिर डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। अब एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए हम लोग यहां पर कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के रेस्पेक्ट में आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट को क्या करना है, यहां पर सेलेक्ट करना है। तो देखिए आपके सामने 4 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, मॉडर्न मैन, एक तो इसकी स्पेलिंग एरर आप देख लीजिएगा, होमो सैपियंस अरोज अराउंड 75,000 to 10,000 years ago in North America। आधुनिक मनुष्य होमो सैपियंस लगभग 75,000 से 10,000 साल पहले उत्तरी अमेरिका में उत्पन्न हुआ। तो आप समझ ही चुके हैं कि ये गलत क्यों हो जाता है, क्योंकि अमेरिका आ गया वर्ड। यहां पर अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो यहां पर कौन सा वर्ड आना चाहिए था, अफ्रीका। ठीक है, इसलिए पहला ही स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है, तो आंसर ही हमारा ये चला गया। उसके बाद के अगर आप लोग स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे तो जब अलॉन्ग विद द इंक्रीज इन क्रेनियल कैपेसिटी, कपाल क्षमता में वृद्धि के साथ साथ मानव मस्तिष्क और उसकी भाषा का समानांतर विकास हुआ। सही बात है, ये फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ जो है वो 2000 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है, पर आई थी। बिगेस्ट लैंड रेप्टाइल डायनासोर 65 MYA पर डिसअपियर हो गए थे। तो बाकी के तीनों स्टेटमेंट सही है। हमसे इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट कौन सा है, पहला। क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि अमेरिका की लिख दिया इसने, आना क्या चाहिए था, अफ्रीका। इसलिए हमारा यहाँ पर जो आंसर जाएगा वो कौन सा चला जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। 94 क्या कह रहा है, ब्रायोफाइटा एंड ट्रैक्योफाइटा हैव पॉसिबली अराइजेस फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर नेम। तो अगर आप लोगों ने प्लांट्स के इवोल्यूशन का वो चार्ट जो इस तरह से पढ़ा होगा, तो वहां पर आपने नोटिस किया होगा कि एक वर्ड आता है क्लोरोफाइटी एंसेस्टर्स। क्लोरोफाइटी एंसेस्टर से ही यहां से ऐसे ब्रायोफाइट्स दिखा रखे हैं, आर्बोसेंट, लाइकोपोड्स, अगर वो आपने उस तरीके से पढ़ा होगा। और उसके बाद में ऊपर ट्रैक्योफाइटी जो है वो भी कहां से अराइज हुए हैं, मतलब इनके एंसेस्टर कौन थे, क्लोरोफाइटी एंसेस्टर्स जो थे वो कॉमन है। किसके कॉमन का मतलब, उन्हीं से कहीं ना कहीं ट्रैक्योफाइट्स आगे जाके अराइज हुए हैं और वहीं से आपके ब्रायोफाइट्स अराइज हुए हैं। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि एक ही पूर्वज है, तो वो पूर्वज कौन सा है, वो पूर्वज जो है वो आपके सामने ही लिखा हुआ है, क्लोरोफाइटी एंसेस्टर। यानी क्लोरोफाइट पूर्वज जो है वो इनका कॉमन एंसेस्टर है। इसलिए हम लोग यहां पर कौन से आंसर के साथ जाएंगे, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आपको क्या करना है, इवोल्यूशन की एनसीईआरटी खोलनी है, जहां पे प्लांट के इवोल्यूशन का चार्ट बना रखा है, वहां पर नीचे की तरफ आपको बॉक्सेस देखने। उन बॉक्सेस से आप देखेंगे लाइंस को तो आप समझ जाएंगे। इन चार्ट्स में भी बच्चों का बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो इनमें जो बेसिक क्वेश्चन की फॉर्मेट रहता है वो इसी तरह का रहता है कि कौन किसका एंसेस्टर है। आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट है आपके सामने, कंसिडर द फॉलोइंग फीचर्स। कुछ फीचर्स दे रखे हैं। जावा में खोजा गया, कार्निवोर था, 1.5 मिलियन ईयर्स पहले अस्तित्व में आया। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। एनसीईआरटी के अंदर अगर आप लोग ह्यूमन इवोल्यूशन पढ़ेंगे तो ये जो सारे फीचर्स हैं ये सब किसके लिए आपके लागू होते हैं, और वो कौन है, आपका होमो इरेक्टस। ठीक है, किसके लिए आते हैं, वही 1.5, बिल्कुल प्योरली एनसीईआरटी की लाइंस वहां पर लिखी हुई है। जो एनसीईआरटी में जहां पर 3 डायग्राम दे रखे हैं उनसे जस्ट पहले वाला जो पन्ना है उसके नीचे की तरफ अगर आप लोग देखेंगे तो आपको ये लाइंस यहां पर मिल जाएगी। और ये किसके लिए दे रखी है, होमो इरेक्टस के लिए। हमसे पूछा भी यही है कि कुछ विशेषताएं हैं ये किस पे लागू होती है, तो आंसर क्या जाएगा, होमो इरेक्टस पर लागू होती है। ठीक है, बाकी हैबिलस, निएंडरथल मैन, रामापथिकस, इनके लिए ये वाली फीचर्स लागू नहीं होते। इसलिए हम लोग 95 में कौन से आंसर के साथ जाएंगे, आंसर नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। 96 अच्छा सा क्वेश्चन है, हार्डी-वेनबर्ग लॉ पर बेस्ड है। आपको इसमें क्या बोला है, डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी दे रखी है, पॉपुलेशन है 0.7।
आप जानते हैं जो डोमिनेंट एलील है, डोमिनेंट एलील कौन है, यानी कि आपको क्या दे रखा है, पी दे रखा है। पी कितना दे रखा है, 0.7। ठीक है, क्यू आपको पता नहीं है। ठीक है, हमें पर इतना पता है, हाइडेनबर्ग अगर हम लोग मान के चल रहे हैं तो P प्लस क्यू कितना होता है, 1 होता है। P आपके सामने आ गया 0.7, Q आपको निकालना है। ठीक है, तो Q निकालने के लिए मैं 1 में से क्या करूंगा, माइनस कर दूंगा 0.7 को, तो कितना आ जाएगा मेरे पास में 0.3। तो Q भी आ गया, P आ गया 0.7 और Q आ गया 0.3। अब आपसे क्या पूछा है, फ्रीक्वेंसी पूछी है हेट्रोजाइगस की। हेट्रोजाइगस की क्या होती है, देखो होमोजाइगस डोमिनेंट की यानी कैपिटल ए वालों की क्या होती है, टी स्क्वायर। हेट्रोजाइगस क्या हो गया, कैपिटल ए स्मॉल ए, इनकी क्या होती है 2pq। और होमोजाइगस रिसेसिव की क्या होती है, क्यू स्क्वायर। अब हेट्रोजाइगस की पूछी है तो हेट्रोजाइगस कौन सा है, कैपिटल ए स्मॉल ए। तो बस क्या करना है हमें, 2 मल्टीप्लाई बाय 0.7 मल्टीप्लाई बाय 0.3। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.42। 0.42 थर्ड ऑप्शन में दे रखा है, इसलिए हमारा यहां पर आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। चलें आगे, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन डिड नॉट एग्जिस्ट, नॉट वर्ड लगा दिया, ध्यान रखना। जीवन की उत्पत्ति से ठीक पहले आदिम पृथ्वी पर निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियां उपस्थित नहीं थी पूछा है आपसे। तो देखो, हाई टेम्परेचर बिल्कुल था, वॉल्केनिक स्टॉर्म्स ज्वालामुखी तूफान बिल्कुल चलते थे, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था जिसमें CH4 NH3 वगैरह थी, बिल्कुल सही बात है। क्या ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर था क्या क्या फ्री ऑक्सीजन थी क्या, नहीं थी। फ्री ऑक्सीजन कब आई, जब साइनोबैक्टीरिया ने ऑक्सीजन को निकाला। तो फ्री ऑक्सीजन नहीं होने के कारण एनवायरनमेंट कैसा था, रिड्यूसिंग था, ना कि ऑक्सीडाइजिंग। तो इसने क्या दे रखा है, ऑक्सीडाइजिंग। मतलब जो फोर्थ वाला जो स्टेटमेंट है, ऑक्सीकारी वातावरण, और इसमें भी क्या लिख रखा है कि CH4 NH3 रहित ऑक्सीकारी वातावरण। तो आप जानते हैं आदिम पृथ्वी पर ऐसा नहीं था। पूछा भी यही है कि कौन सी परिस्थितियां उपस्थित नहीं थी, तो बिल्कुल फोर्थ वाली परिस्थितियां उपस्थित नहीं थी, इसलिए हम लोग यहां पर आंसर क्या जाएंगे, फोर्थ ऑप्शन। आसान सा क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता किसी का भी गलत हुआ होगा। नेक्स्ट, अब हमारे सामने असर्शन रीजन 2 दे रखे हैं, देखते हैं चलिए। Opioids bind to specific opioid receptor present in our CNS and GIT। Opioids जो होते हैं, ठीक है, जैसे ओपियोइड्स में कैनाबिस आपका ओपियोइड्स के अंदर आपने मॉर्फिन, हीरोइन, पेपेवर, सोमनीफेरम, ये वाला जो पूरा ग्रुप है, इसकी बात यहाँ पे हम कर रहे हैं। CNS और GIT में इनके रिसेप्टर्स होते हैं, उनके साथ में बाइंड होते हैं कौन, ओपियोइड के केमिकल्स। बिल्कुल सही है आपका असर्शन। ठीक है, रीजन, गर्भावस्था के दौरान शराब पीने से भ्रूण के विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ड्रिंकिंग अल्कोहल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हैज नॉट इफेक्ट ऑन डेवलपिंग फीटस। आप जानते हैं रीजन सरासर गलत हो गया। अल्कोहल को अगर कोई लेडी कंज्यूम करती है ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी तो उससे एबनॉर्मलिटीज क्रिएट होती है, फीटस का जो डेवलपमेंट है वो बाधित होता है इस वजह से। ये बिल्कुल ही गलत बोल रहा है, तो हमारे लिए आंसर बहुत आसान सा हो गया। आंसर क्या हो जाएगा, असर्शन सही है, रीजन गलत है। ठीक है, ए सही है और रीजन गलत है। अगर आप इसको पढ़ोगे, ये गलत हो गया ना रीजन, इसको पढ़ोगे ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, हमें थर्ड ऑप्शन में दे रखा है ए सत्य है और आर असत्य है, इसलिए हम लोग यहां पर आंसर क्या लगाएंगे, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। which of the preventive measures of for a drug abuse may not be right measure for adolescent। नशीली दवाओं के दुरुपयोग के लिए निवारक उपायों में से कौन सा किशोरों के लिए सही उपाय नहीं हो सकता। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इस पेपर का सबसे आसान क्वेश्चन है। मतलब कि आप किसी की लत छुड़वाना चाहते हो नशीली दवाइयों की, तो आप उसे इस चीज का एहसास करवाएंगे, शर्मिंदगी का, ठीक है, ठीक है, कि शेमिंग और अलगाव, या उसे कहेंगे कि अलग कर दो। अगर आप ऐसा करेंगे तो वो ज्यादा प्रेरित होगा इन सभी के यूज करने के लिए। बाकी आप जानते हैं पीयर प्रेशर से बचाना, ये भी एक बहुत रीजन हो सकता है। एजुकेशन और काउंसलिंग होनी चाहिए, ठीक है, प्रोफेशनल और मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए, ये सारे तो हैं रोकने के। पर क्या किसी को शर्मिंदा करके या किसी को अलग थलग करके हम उसकी नशीली दवाओं की लत को छुड़वा सकते हैं? नहीं छुड़वा सकते। यही आपसे पूछा है कि नहीं हो सकता, ठीक है, नॉट बी दी राइट मेजर। तो बस आंसर हमें कहां मिल गया, थर्ड ऑप्शन में हमें हमारा आंसर मिल जाता है। तो इसका आंसर कौन सा गया, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे चले, नेक्स्ट है आपका यहां पर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस से वायरस कॉजिंग कॉमन कोल्ड इन्फेक्ट द एल्वुलाई ऑफ लंग। आप जानते हैं गलत हो जाता है। कॉमन कोल्ड
अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करता है। जो निमोनिया है जो है वो आपके लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करता है। एल्वियोलाई या पुपिकाएं लोअर में आती है, तो कॉमन कोल्ड वाला उसे अफेक्ट नहीं कर सकता, इसलिए आपका असर्शन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। रीजन या सॉरी मतलब यहां पर अगर हम स्टेटमेंट के देखें तो स्टेटमेंट बी क्या हो जाता है, कॉमन कोल्ड इज वन ऑफ द मोस्ट इन्फेक्शियस एलिमेंट इन ह्यूमन कॉज्ड बाय राइनो वायरस। सामान्य जुकाम मनुष्यों में राइनो विषाणु के कारण होने वाली सबसे संक्रामक बीमारियों में से एक है। रीजन या स्टेटमेंट बी अगर मैं इसको बोलूं, स्टेटमेंट बी एकदम सही है, ठीक है। स्टेटमेंट ए गलत है, स्टेटमेंट बी एकदम सही है। तो बस बोथ स्टेटमेंट करेक्ट, गलत हो जाता है ये वाला। बोथ स्टेटमेंट इनकरेक्ट, नहीं बी तो सही है। ओनली स्टेटमेंट ए इज करेक्ट, गलत। ओनली स्टेटमेंट बी इज करेक्ट। तो आंसर हमें कहां मिल गया, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सही आंसर कौन सा हो गया, फोर्थ ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट, गिवन बिलो आर द स्टेटमेंट विथ रेस्पेक्ट टू एड्स। एड्स के संदर्भ में कुछ कथन दे रखे हैं, वो आपको पहचानने हैं। HIV हैज एन एनवलप एनक्लोजिंग द DNA जीनोम, गलत बात हो गई। DNA नहीं, क्या होना चाहिए यहां पर, RNA आना चाहिए था, यहां पे DNA की वजह से गलत हो गया। फिर क्या बोल रहे हैं, जो एड्स का जो ट्रीटमेंट है एंटी रेट्रोवायरल ड्रग से, ये आंशिक रूप से प्रभावी है, पार्शियली इफेक्टिव है। सही बात है, कंप्लीट क्योर तो है ही नहीं ना। एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी से आप ऐसा थोड़ी कि एड्स के रोगी को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं, नहीं कर सकते। एड्स वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन 1891, ये आप समझते हैं 1891 की बीमारी ये है ही नहीं, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो गया। ए फीटस कैन गेट, एक भ्रूण जो है उसे अपनी मदर से इंफेक्शन आ सकता है, HIV का इंफेक्शन प्लेसेंटा से होता हुआ आ सकता है, तो ये वाला आपका जो है डी वाला ये सही हो गया। पूछा क्या है आपसे, ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिसमें कौन से वाले हो, इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स हो खाली। अब इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हो गया, ए वाला हो गया और कौन सा हो गया, सी वाला हो गया। अब इनमें से देखोगे ए और सी सेकंड ऑप्शन में आपको मिल गए, इसलिए हम लोग यहां पर आंसर क्या लगाएंगे, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 101 में सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट, गैम्बूसिया फिश फीड्स ऑन। गैम्बूसिया आप जानते हैं ये एक तरह का प्रिवेंटिव मेजर है, नेचुरल प्रिवेंटिव मेजर है। मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू जैसी बीमारियों को के फैलने को रोकने के लिए ये मछली जो है ये एक्चुअली किस पर फीड करती है, ये जो मच्छरों के जो लार्वा होते हैं उनको ये खा जाती है। इसको हम जनरली ऐसी किसी के घर के बगल में अगर कोई तालाब है या कोई बहुत बड़ा वाटर सोर्स है, वहां पर हम इस मछली को छोड़ सकते हैं। इस मछली का जो खाना है वो मच्छर के लार्वा है। अगर मच्छर के लार्वा को ही ये खत्म कर देगी तो वो आगे जाके मेटामॉर्फोसिस करके मच्छर में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। मच्छर में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे तो जो मच्छरों की जो पॉपुलेशन है वो कम हो जाएगी। कम हो जाएगी तो बीमारियां या जो उनका ट्रांसमिशन है, ये पूरी जो चेन है ये भी क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। इसलिए बस आपको क्या बताना है, गैम्बूसिया फिश फीड करती है, किस पर फीड करती है, मॉस्किटो के लार्वा पर फीड करती है, ठीक है, और वेक्टर बोर्न डिजीज को प्रिवेंट करती है। तो बस आंसर कौन सा हो गया, फर्स्ट ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। MRI यूज डैश एंड डैश टू एक्यूरेटली डिटेक्ट पैथोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन द लिविंग टिश्यू। आप जानते हैं MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिनिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स, अगर आपने कभी देखा भी होगा तो ऐसे गोल टाइप की मशीन आती है, उसके अंदर पेशेंट को हम इस तरीके से लेके जाते हैं। अगर आप कभी उस गोल मशीन का ढक्कन हटा करके देखेंगे तो आप क्या पाएंगे, वहां पर बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट जो है वो बहुत तेजी के साथ घूमती है और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्रिएट करती है किसके, पेशेंट के चारों तरफ या जिसका हमें डायग्नोसिस करना है उसके चारों तरफ। इसके अलावा हम लोग वहां पर नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस का भी क्या करते हैं, यूज करते हैं, जैसे कि रेडियो वेव्स वगैरह इन सभी का यूज करते हैं नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस का। तो MRI किसको यूज कर रही है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स को और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस को। इसलिए MRI एक सेफ तरीका है इन कंपेयर टू CT और एक्सरे। ठीक है, तो आंसर में क्या आना चाहिए आपका, मैग्नेटिक फील्ड और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। यहां पर देखिए आयोनाइजिंग रेडिएशन आती गलत हो गया, एक्सरे आती गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन देखिए मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, बिल्कुल सही है, और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन आ रहा है। तो सही आंसर हमें कहां मिल गया, थर्ड पे हमें हमारा सही आंसर मिल जाता है, इसलिए आंसर नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। आगे चलिए 104 सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन आपको पता करने हैं, इनमें से जो प्राइमरी लिम्फोइड नहीं है ऐसा पूछा है। नीचे बॉक्स में आपके लिम्फोइड ऑर्गन्स या लिम्फोइड सिस्टम से रिलेटेड स्ट्रक्चर्स आपको दे रखी है, और क्या क्या पूछा है, जो प्राथमिक लसी का अंग नहीं है, नॉट प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। तो बहुत आसान से क्वेश्चन हो जाता है आपके लिए। आपको पता है कि जो 1 डिग्री यानी प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है, प्राइमरी जो लिम्फोइड ऑर्गन्स है वो कौन है आपके, एक तो कौन हो गया, बोन मैरो,
इसके अलावा कौन हो गया, थाइमस। ठीक है, इनको छोड़ करके बाकी सारी सेकेंडरी है। लिम्फ नोड सेकेंडरी हो गया, स्प्लीन सेकेंडरी हो गया, थाइमस प्राइमरी हो गया, इसको काउंट नहीं करेंगे। टॉन्सिल्स सेकेंडरी हो गया, पेयर पैचेस सेकेंडरी हो गया, सॉरी सेकेंडरी हो गया। ठीक है, तो 1 2 3 4, तो टोटल कितने हो गए, 4। 4 कहां दे रखा है, फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, in a person suffering from malaria, recurrent high fever occur accompanied with chills every 3 to 4 days. This fever occurs to you. कह रहा है कि मलेरिया से जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसमें हर 3 से 4 दिन में ठंड लगने के साथ साथ बार बार तेज बुखार आता है। तो बुखार किस वजह से आ रहा है, देखिए होता क्या है, जब आरबीसी की साइकिल कंप्लीट होती है, आरबीसी की साइकिल में जो आरबीसी जिनमें आपका प्लाज्मोडियम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहां कर रहा होता है, वो जब ब्रस्ट होती हैं आरबीसीज, तो देखिए होता क्या है कि प्लाज्मोडियम एक सेल के अंदर रहने वाला पैरासाइट है, इंट्रासेलुलर पैरासाइट है। तो प्लाज्मोडियम की जो आरबीसी की साइकिल होती है उसमें वो आरबीसी के अंदर अपने नंबर्स को बढ़ाता है और इस दौरान वो फीड करता है हीमोग्लोबिन के ऊपर अंदर, क्योंकि आप जानते हैं आरबीसी में कौन है, हीमोग्लोबिन है। जब वो हीमोग्लोबिन पर फीड करता है तो हीमोग्लोबिन को के ऊपर फीड करने से जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस है वो इकट्ठा हो जाता है और वो टॉक्सिक सब्सटेंस कहलाता है हीमोजोइन। जब ये साइकिल कंप्लीट होती है उसकी, तो जिसको हम लोग बेसिकली आप इतना जानते हैं ना, जिसको हम बेसिकली आरबीसी साइकिल्स को 2 में डिवाइड करते हैं, गैमेटोगोनी और आपकी ये एसेक्सुअल साइकिल। मैं यहां पर किसकी बात कर रहा हूं, एसेक्सुअल साइकिल की। एसेक्सुअल साइकिल जब कंप्लीट होती है तो जो टॉक्सिक सब्सटेंस है वो हीमोजोइन बाहर निकलता है और उस टॉक्सिक सब्सटेंस के बाहर निकलने की वजह से ही सिम्टम्स क्रिएट होते हैं, फीवर के सिम्टम्स हो गए, ठंड लगने के सिम्टम्स हो गए। तो बस हमसे पूछा भी यही है, तो आंसर क्या है, आप देखिए इन चारों ऑप्शंस को अगर आप पढ़ेंगे तो थर्ड ऑप्शन देखिए, रिलीज ऑफ टॉक्सिन, जिसका नाम क्या है, हीमोजोइन। तो हमें सही आंसर थर्ड ऑप्शन में मिल जाता है, इसलिए हम लोग यहां पर आंसर क्या लगाएंगे, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट, यहां पर आपके जेनेटिक्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। पेडिग्री एनालिसिस का क्वेश्चन आपके सामने यहां पर दे रखा है, आपको पहचानना है कि कौन सी बीमारी यहां पर है। ठीक है, मेरी आपको एडवाइस रहेगी कि आप लोग क्या कीजिएगा, ऑप्शन से कहां जाइए, ऑप्शन से कहां जाइए, पेडिग्री के अंदर। पेडिग्री डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, सब्जेक्टिव एग्जाम होता तो कर सकते थे, पर आपको पता है आंसर कहीं ना कहीं ऑप्शंस में से ही है। अब देखिए इसमें, आप देखिए ये हो गई आपकी जनरेशन फर्स्ट, ये जनरेशन सेकंड और ये हो गई जनरेशन थर्ड। 3 जनरेशन आपके सामने इस पेडिग्री में दे रखी है। डार्क ये वाली है, अगर आपको वहां नहीं दिख रहा हो, ये वाले जो है डिजीज्ड पर्संस आपके सामने यहां पर हैं। अब पहला है ऑप्शन एक्स लिंक डोमिनेंट। आप देखिए जनरेशन स्किप हो रही है यहां पर, ये फर्स्ट जनरेशन में कोई पेशेंट है ही नहीं। अगर डोमिनेंट होता तो चाहे हेटेरोजाइगस हो या होमोजाइगस हो, कहीं ना कहीं वो बीमारी आती तो सही ना। ऐसा थोड़ी पॉसिबल था कि बच्चे में बीमारी हो बट पेरेंट्स में ना हो। ये डोमिनेंट के केस में पॉसिबल है क्या, नहीं है। तो डोमिनेंट वाले ऑप्शंस यहां पर करेक्ट हो जाते। तो देखिए एक्स लिंक डोमिनेंट अगर ये ट्रेट होता तो या तो फीमेल इसकी जो मदर है वो बीमार होती या जो फादर है वो बीमार होता, तो डोमिनेंट है ही नहीं। ऐसे ही सेम ऑटोसोमल के केसेस में है तो ये भी गलत हो जाता है। वाई लिंक्ड अगर ये बीमारी होती तो इसमें सभी लड़के बीमार होते, क्योंकि वाई क्रोमोसोम जो है इनका फादर बीमार होता, फादर से वाई क्रोमोसोम सारे मेल पर्सन में जाता, वो बीमार होते, पर यहां पर एक ही लड़का बीमार है। ठीक है, आप देख सकते हैं, तो वाई लिंक्ड भी नहीं है। पूरी तरह से अगर आप लोग इसको देखेंगे पेडिग्री को, तो ये बहुत आसान सी पेडिग्री है। इसमें हमारे सामने एक ऑप्शन जो है फोर्थ ऑप्शन, वो पूरी तरह से यहाँ पे लग जाता है कि डिजीज कौन सी है, ऑटोसोमल रिसेसिव। जिसमें अगर मैं यहाँ पे जीनोटाइप भी लिखूं तो कैपिटल स्मॉल ए, इसका हो गया स्मॉल ए और ऐसे ही यहाँ पर इसका हो गया स्मॉल ए, तब ये बीमार हो रहा है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे कौन सा हो गया, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसका क्या हो गया, ऑटोसोमल रिसेसिव। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। Which of the following genotypes can produce maximum 8 different type of gametes? तो यहां पर 8 gametes बनाने, यानी कि नंबर ऑफ gametes जो है वो कितने हैं, 8। ठीक है, अब आप सभी ने फॉर्मूला पढ़ा होगा, टाइप्स ऑफ, या मतलब कहने का मतलब हो गया कि नंबर ऑफ टाइप की बात हो रही है यहां पे, यानी कि 8 तरह के गैमेट्स बन रहे हैं। ये कहना चाह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग जीनोटाइप्स कैन प्रोड्यूस मैक्सिमम 8 डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट। तो नंबर ऑफ टाइप गैमेट कितने बन रहे हैं, 8 तरीके। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा,
टाइप्स ऑफ गैमेट्स का जो फॉर्मूला है वो होता है 2 की पावर n। ठीक है, 2 की पावर n यहां पर कितना दे रखा है 8, आप ऐसे मान लीजिए। तो n क्या शो करता है यहां पर, n हो गया आपका नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस। अब आप जानते हैं 2 की पावर n, तो मतलब यहां पर n की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, n की वैल्यू आनी चाहिए 3, यानी 2 1 जा 2। ऐसे देखिए ना आप, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, यानी कि 2 की पावर n क्या है, फॉर्मूला हो गया। 8 तरह गैमेट्स बन रहे हैं आपके सामने, तो यानी n क्या है 3, यानी कि जो भी जीनोटाइप यहां पर पेरेंट का है उसमें क्या होने चाहिए, 3 हेटेरोजाइगस होने चाहिए। बस हमें ये ढूंढना है। पहला देखिए, कैपिटल ए स्मॉल ए एक हेटेरोजाइगस, कैपिटल बी स्मॉल बी एक हेटेरोजाइगस, यहां पर होमोजाइगस, तो ये गलत हो गया। इसको देखिए, एक हेटेरोजाइगस, दूसरा हेटेरोजाइगस, यहां पर देखिए ये होमोजाइगस, ये तीसरा हेटेरोजाइगस, यानी कि यहां पर टोटल हेटेरोजाइगस यानी कि n की वैल्यू इसके लिए कितनी आ रही है 3, तो ये आंसर हमारा हो सकता है। यहां पर 1 2 3 4, यहां पर n की वैल्यू कितनी आ गई 4, यहां पर देखिए यहां पर n की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई एक तरीके से, ठीक है, और यहां पर n की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2 आ गई। आंसर क्या जाएगा जिसमें n की वैल्यू कितनी आई 3, ये कहां दे रखा है सेकंड ऑप्शन में, इसलिए हम लोग यहां पर कौन सा आंसर लगाएंगे, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आसान सा क्वेश्चन था ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग है, उम्मीद है सभी का ठीक हुआ होगा। एक कंफ्यूजन आप लोगों को हो सकता है, प्लियोट्रॉपी का आंसर जो है वो ये क्यों नहीं किया। देखिए बिल्कुल प्लियोट्रॉपी में ये जो पाइसम सटाइवम है, इसमें एक जीन जो है वो सीड शेप और स्टार्च ग्रेन की जो साइज है उन दोनों की को कंट्रोल करता है, पर यहां पर वो दोनों नहीं लिखा, एक फीचर लिख दिया। पर इससे ज्यादा करेक्ट हमें क्या मिल गया, प्लियोट्रॉपी का फेनाइलकीटोनुरिया, इसलिए हम लोग यहां पर ए के साथ में किसकी मैचिंग कर सकते हैं, सेकंड की। तो एक प्लियोट्रॉपी क्या हो गया, फेनाइलकीटोनुरिया यानी कि सेकंड। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ह्यूमन स्किन कलर, ह्यूमन हाइट, ह्यूमन इंटेलिजेंस, ये किसके एग्जांपल्स हैं, पॉलीजेनिक के, तो बी के सामने कौन आ गया फर्स्ट। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस आप जानते हैं कि जो है स्टार्च ग्रेन साइज के लिए यहां पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है, यानी कैपिटल बी स्मॉल बी जब आता है तो कैसे स्टार्च ग्रेन साइज आते हैं, इंटरमीडिएट, याद आया आप लोगों को, इंटरमीडिएट, इसलिए सी के लिए कौन सा आ जाता है फोर्थ। और कोडोमिनेंस आप जानती हैं ब्लड ग्रुप ए बी, तो यहां पर कौन सा आ गया थर्ड। 2 1 4 3, तो देखिए 2 1 4 3, फर्स्ट ऑप्शन में ही आपको आपका आंसर मिल जाता है, इसलिए यहां पर आंसर कौन सा गया, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे चलिए, अल्फा थैलेसीमिया, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की लाइन है, आप जानते हैं दो क्लोजली लिंक्ड जीन कौन से नंबर के क्रोमोसोम पे, क्रोमोसोम नंबर कौन सा 16, ठीक है, 16 नंबर के क्रोमोसोम पर अल्फा थैलेसीमिया जो है वो उसके जो जीन है HbA1 HbA2 उनके द्वारा बेसिकली जो है उनमें जब कोई म्यूटेशन होता है दैट्स व्हाई जो है क्वांटिटेटिव बीमारी क्रिएट होती है, जो हीमोग्लोबिन की चेन से उनका प्रोडक्शन डाउन हो जाता है। तो यहां पर हमें आंसर आप देखिए, कंट्रोल्ड बाय 2 क्लोजली लिंक्ड जीन्स ऑन क्रोमोसोम 16 ऑफ ईच पेरेंट, ठीक है, तो 16 कहां दे रखा है थर्ड में, इसलिए हम लोग यहां पर आंसर कौन सा लगाएंगे, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब आपके सामने यहां पर दो कथन है, हमें देखना है सही या गलत। पहला क्या कह रहा है, डोमिनेंस इज एन ऑटोनोमस फीचर ऑफ ए जीन और प्रोडक्ट दैट हैज इंफॉर्मेशन फॉर इट। प्रभाविता एक जीन या उत्पाद का स्वायत्त लक्षण है। आप जानते हैं एनसीईआरटी में साफ इसका उल्टा लिखा हुआ है कि डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनोमस फीचर, तो कथन यहां पर ए वाला क्या हो जाता है, स्टेटमेंट ए क्या हो जाता है गलत। क्यों गलत हुआ, क्योंकि यहां पर क्या आना चाहिए था, नॉट वर्ड आना चाहिए था। स्टेटमेंट बी क्या कह रहा है, पी प्लांट डज नॉट शो इनकम्प्लीट डोमिनेंस फॉर एनी ऑफ द कैरेक्टर प्रेजेंट इन, ये भी क्या हो जाता है गलत। अभी अभी आपने पढ़ा है जो स्टार्च ग्रेन साइज है इसके लिए कैपिटल बी स्मॉल बी आने पर क्या होता है, इंटरमीडिएट, यानी कि इसके लिए क्या शो किया गया, यहां पर क्या शो करता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, तो बिल्कुल गलत हो गया ना, स्टेटमेंट बी भी क्या हो जाता है गलत, यानी दोनों ही स्टेटमेंट क्या है इनकरेक्ट, तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। ये आपको कहां मिल गया,
सेकंड ऑप्शन में। तो यहां पर आंसर कौन सा गया? सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे चले। अब विच ऑफ द फॉलोइंग शो एक्सओ टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आंसर फर्स्ट में सीधा बस हम देख करके टिक लगाएंगे। सेक्स डिटर्मिनेशन हमें बहुत अच्छे से पता है कि ZW ZZ ये किसमें क्या होता है। तो ग्रास ऑपर जो है वो कौन सा टाइप का शो करता है? XO। यहाँ पे XO का मतलब क्या है कि जिसमें एक कम होगा X क्रोमोसोम वो क्या बन जाएगा? मेल। XX कौन होती है यहाँ पर? XX तो कौन होती है? फीमेल। और XO कौन होता है? मेल। यानी कि यहां पर एक X क्रोमोसोम कम है। तो आंसर क्या गया यहां पर? फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 111 में आंसर फर्स्ट। जीन्स विच आर वेरी टाइटली लिंक्ड, जीन जो बहुत मजबूती से सहलग्न होते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? शो वेरी हाई रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। मान लीजिए कोई क्रोमोसोम है, इस पर दो जीन है, ये आपका ए और ये बी, दो जीन है, इनके बीच में डिस्टेंस बहुत कम है और इनमें हाई लिंकेज है। अब क्या कह रहा है? शो वेरी हाई रिकॉम्बिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। आप जानते हैं जितना ज्यादा लिंकेज होगा, लिंकेज जो है वो बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया किसके? रिकॉम्बिनेशन के। लिंकेज अगर ज्यादा है तो रिकॉम्बिनेशंस क्या होंगे? कम होंगे। ये कह रहा है कि हाई रिकॉम्बिनेशन, तो पहला तो गलत हो गया। सेकंड, प्रोड्यूस हायर प्रोपोर्शन ऑफ नॉन पेरेंटल। देखिए नॉन पेरेंटल कब बनते हैं? जब रिकॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। नए रिकॉम्बिनेशंस बनेंगे तभी तो ऐसे वाले बनेंगे जो पेरेंट्स की तरह नहीं दिखते होंगे। तो नॉन पेरेंटल कब बनेंगे? जब रिकॉम्बिनेंट ज्यादा होंगे। रिकॉम्बिनेंट ज्यादा होने के लिए क्या होने चाहिए? लिंकेज क्या होना चाहिए? कम। पर क्वेश्चन क्या कह रहा है? लिंकेज क्या है? ज्यादा। तो सेकंड गलत हो गया अपने आप में, सेकंड भी गलत हो गया। आर ऑलवेज सिचुएटेड ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम। ये आप जानती हैं लिंकेज की थ्योरी में जो लिंक्ड जीन्स है वो कहां लोकेटेड होते हैं? सेम क्रोमोसोम पर। तो थर्ड भी गलत हो गया। हैव लेस डिस्टेंस बिटवीन देम इन जेनेटिक मैप। आप देख सकते हैं दोनों में यहां पर ये जो डिस्टेंस है वो क्या है? कम है, क्योंकि इनके बीच में क्या है? लिंकेज ज्यादा है। जितना ज्यादा लिंकेज उतनी ही कम क्या हो गई? डिस्टेंस। सही बात है। ए और बी को मैंने इसलिए जेनेटिक मैप में साथ में लिखा है। तो आंसर कहां मिला हमें? फोर्थ में। तो इसका आंसर कौन सा गया? फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। अब इन एंटीरिनम इफ पिंक फ्लावर आर सेल्फ पॉलिनेटेड एंड देन फिनोटाइप एंड जीनोटाइपिक रेशियो। आप जानते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर, कौन सा हो गया? पिंक। इसका क्रॉस अगर हम लोग इससे करवाएंगे तो आप जानते हैं क्या आएगा आपके सामने? कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर स्मॉल आर। इनका जीनोटाइपिक रेशियो क्या हो गया? 1:1। ये तो कौन सा हो गया? जीनोटाइपिक रेशियो। अब फिनोटाइपिक रेशियो देखिए, कैपिटल आर कौन है यहां पर? रेड। ये कौन सा हो गया? रेड। ये कौन सा हो गया? पिंक। और ये कौन सा हो गया? व्हाइट। इनका फिनोटाइपिक रेशियो भी क्या आया? 1:1। तो पीआर और जीआर दोनों कौन आ रहे हैं? 1:1। 1:1 और 1:1 कहां दे रखा है? सेकंड ऑप्शन में दे रखा है। इसलिए हमारा यहां पर आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। समझ गए ना? अब सिंपल सा क्वेश्चन था। अब हमें कुछ स्टेटमेंट्स पढ़ने हैं। यहां से हमारे फिजियोलॉजी के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द ऑप्शन विच ओनली करेक्ट स्टेटमेंट्स। निम्न कथनों को पढ़िए, केवल सही कथन वाले विकल्पों का चयन करना है, ठीक है। सम अमाउंट ऑफ यूरिया मे बी रिटेन इन किडनी मैट्रिक्स ऑफ सम ऑफ द यूरियोटैलिक एनिमल मेंटेन ए डिजायर्ड ऑस्मोलिटी। सही बात है। देखिए ये सही क्यों है? सम ऑफ द यूरियोटैलिक, जैसे कि आप देखिए फ्रॉग जो है वो यूरियोटैलिक है, पर क्या उसमें यूरिया रिटेन होता है ऑस्मोलरिटी को मेंटेन रखने के लिए? क्या उसके मेडुला की हाई ऑस्मोलरिटी होती है? क्या उसे पानी बचाना है? नहीं। पर हमें देख लीजिए आप यहां पर मैमल्स को, ये किसमें है फीचर? मैमल में, ताकि उन्हें कैसा यूरिन पैदा करना है? कंसंट्रेटेड यूरिन। हम भी कौन है? यूरियोटैलिक है। इसलिए पहला स्टेटमेंट क्या हो जाता है? सही। सेकंड क्या बोल रहा है? अमोनिया है मोस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट है जिसके रिक्वायरमेंट के लार्ज अमाउंट में पानी लगता है रिमूवल के लिए। सही बात है। थर्ड क्या कह रहा है? अमोनोटैलिक एनिमल्स में मेन फंक्शन जो है किडनी का क्या होता है? ऑस्मोरेगुलेशन। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अमोनिया को जनरली कहां से एक्सक्रीट किया जाता है? गिल सरफेस या फिर बॉडी सरफेस से बाहर निकाल दिया जाता है। इसलिए जो वहां पर बेसिकली जो किडनी है तो उसका फिर वहां पर मेन फंक्शन क्या हो जाएगा? केवल ऑस्मोरेगुलेशन, ताकि वो बॉडी फ्लूइड्स की ऑस्मोलरिटी को मेंटेन रख पाए। तो तीसरा स्टेटमेंट भी क्या हो जाता है? सही। पूछा क्या है? करेक्ट स्टेटमेंट वाला। तीनों ही सही है। एबीसी आप देखिए फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है, इसलिए आपका आंसर यहां पर क्या जाएगा? फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। ग्रीन ग्लैंड्स परफॉर्म एक्सक्रीटरी फंक्शन। ग्रीन ग्लैंड्स जो है वो एंटीनल ग्लैंड्स जो किसमें एक्सक्रीशन परफॉर्म करती है? चारों में अगर आप देखेंगे तो ये सीधा आंसर यहां पर प्रॉन्स आपका चला जाता है। इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है।
आप जानते हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज, ठीक है, सेफेलोकॉर्डेट्स, इनमें कौन सा वाला हो गया आपका फ्लेम सेल्स, प्रोटोनेफ्रीडिया। अर्थवॉर्म के अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा हो गया, अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म के अंदर अगर आप लोग एक्सक्रीटरी ऑर्गन देखेंगे तो देखिए, अगर कॉकरोच होता तो फिर क्या आता, मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स। अर्थवॉर्म है नेफ्रीडिया, ठीक है। कोर्टिकल नेफ्रॉन और जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन में किसका फर्क है, तो किसका फर्क है, लेंथ का फर्क। किसकी लेंथ, लेंथ ऑफ LOH। कोर्टिकल नेफ्रॉन में जो LOH है वो बहुत ही थोड़ा सा मेडुला वाले पार्ट में होता हुआ वापस चला जाता है कॉर्टेक्स में, और जो जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन है जो कॉर्टेक्स और मेडुला के जंक्शन पे लोकेटेड है, उनमें लूप ऑफ हेनले लंबा सा होता हुआ मेडुला में से होता हुआ जाता है। तो किसका फर्क आ गया, लेंथ का। किसकी लेंथ का, लूप ऑफ हेनले की लेंथ का। तो आपको क्वेश्चन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है, कोर्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है। कोर्टिकल और जक्स्टा में क्या फर्क है, ऐसे बताना है। तो कोर्टिकल का फीचर हम लेंगे, याद रखना पहले। अगर जक्स्टामेडुलरी पहले लिखता और कोर्टिकल बाद में लिखता तो हम किसका फीचर लेते हुए आंसर बताते, जक्स्टामेडुलरी का। पर कोर्टिकल पहले लिखा है तो किसका फीचर लेते हुए आंसर बताएंगे, कोर्टिकल का, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क कोर्टिकल में नहीं होता, गलत बात है। प्रेजेंस ऑफ हाईली कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, हाईली कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स जो है ये दोनों में है, तो गलत हो गया, इसकी वजह से हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। प्रेजेंस ऑफ लॉन्ग लूप ऑफ हेनले, पर ये जक्स्टामेडुलरी में होता है, कोर्टिकल में नहीं होता, पर हमें कोर्टिकल का पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है, इसलिए हम लोग थर्ड ऑप्शन के साथ नहीं जाएंगे। वासा रेक्टा विच इज एब्सेंट और हाईली रिड्यूस्ड, ये बात कोर्टिकल नेफ्रॉन पर लागू होती है। आप जानते हैं वासा रेक्टा जो है ये भी एक फीचर है दोनों में डिफरेंशिएट करने का। जक्स्टामेडुलरी में जो पेरिट्यूबुलर नेटवर्क है उसी की जो ब्रांच है एफरेंट आर्टेरियोल से जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क निकलता है नेफ्रॉन के चारों तरफ, उसी की एक ब्रांच हेनले लूप के साथ साथ पैरेलली नीचे जाती है। वो वाली जो ब्रांच है वो आपकी जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स के अंदर तो क्या करती है, एग्जिस्ट करती है, पर कोर्टिकल में एग्जिस्ट नहीं करती। तो सही बात है, फोर्थ ऑप्शन। इसलिए हम लोग यहां पर आंसर क्या लगाएंगे, फोर्थ ऑप्शन। मैंने फोर्थ क्यों लगाया, थर्ड क्यों नहीं लगाया, क्योंकि मुझे किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है, कोर्टिकल को पहले रखना है, ठीक है, ठीक है। चलिए अब मिसमैच आपको पता लगाना है। ग्लाइकोसूरिया, ग्लूकोज का यूरिन में, सही बात है। कीटोनूरिया, कीटोन बॉडीज का यूरिन में प्रेजेंस, सही बात है। यूरेमिया, प्रेजेंस ऑफ यूरिया इन यूरिन, गलत बात हो गया। यूरेमिया का मतलब क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ यूरिया इन ब्लड, और प्रेजेंस ऑफ यूरिया कैसी क्वांटिटी में, हाई क्वांटिटी में यूरिया का ब्लड में पाया जाना क्या है, यूरेमिया, ना कि यूरिन में यूरिया का पाया जाना। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इन्फ्लामेशन होता है ग्लोमेरुलस का, सही बात है। तो मिसमैच कहां दे रखा है, थर्ड में, इसलिए हमारा आंसर कौन सा गया, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन लगा दिया इसने, ध्यान रखना, जिसमें मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन हो रहा है फिल्ट्रेट का एडीएच के प्रेजेंस में। अब एडीएच काम कर रहा है डीसीटी के लास्ट वाले पार्ट में और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में। अगर ओवरऑल बोलता तो हम कलेक्टिंग ट्यूब्यूल लगाते, कलेक्टिंग डक्ट लगाते, पर इसने क्या बोल दिया, नेफ्रॉन। कलेक्टिंग डक्ट को हम नेफ्रॉन का पार्ट कंसीडर नहीं करते, कलेक्टिंग डक्ट हटा दें तो फिर हमारे सामने नेफ्रॉन की अगर मैं बात करूं तो नेफ्रॉन में फिर हमारे सामने क्या बचता है, डीसीटी। तो बस आंसर क्या हो गया इसका, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसलिए हम लोग आंसर कौन सा लगाएंगे, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, Which of the following statement is not true? कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, बोमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को स्ट्रक्चरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ रीनल कॉर्पस्कल, बोमन संपुट और ग्लोमेरुलस वृक्क कणिकाओं के संरचनात्मक संघटक है। ये बात सही है, दोनों को मिला देते हैं, इन्हीं को हम मेलफिजियन कॉर्पस्कल या रीनल कॉर्पस्कल कहते हैं। अल्ट्राफिल्ट्रेशन जो है फर्स्ट स्टेप है यूरिन फॉर्मेशन में, बिल्कुल सही बात है। परानिस्यंदन प्रथम चरण है। एवरेज 20 से 30 mg, बस क्वेश्चन यहां से गलत हो गया, यहां पे क्या आना चाहिए था, ग्राम आना चाहिए था। 20 से 30 ग्राम यूरिया का एक्सक्रीशन होता है, यहां पे क्या लिख दिया, मिलीग्राम। यही स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया, और ये आप जानते हैं ये भी एकदम सही है। तो इनकरेक्ट ही पूछा है, तो बस आंसर कौन सा गया, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब आपको स्टेटमेंट्स दे रखे हैं और भी पहचानना है। लंग्स हेल्प इन एक्सक्रीशन एज दे रिमूव CO2 एंड वाटर, सही बात है। Sweat also help in the elimination of waste, but its primary function to facilitate a cooling effect on body surface, सही बात है। देखिए फुफ्फुस भी जो है आपके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की तरह काम करते हैं, क्योंकि ये भी CO2 और वाटर को क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, जो एक्स्ट्रा अमाउंट में बॉडी में चीजों से बॉडी से बाहर निकालने एक एक्सक्रीशन के अंदर माना जाता है। एनसीईआरटी अपने इंट्रोडक्शन में ही ये बात लिखती है। और ये भी आप जानते हैं कि स्वेट में भी जैसे लैक्टिक एसिड और जो यूरिया है वो आता है, पर क्या स्वेट पसीने का आना इसलिए है कि वो एक्सक्रीशन कर पाए, नहीं। इसका मेजर फंक्शन क्या है,
कूलिंग इफेक्ट पैदा कर पाए। तो ए भी सही है, बी भी सही है, दोनों सही है, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। अगर आप लोग देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है, इसलिए हम लोग कौन सा आंसर लगाएंगे, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए बच्चों अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 121 नंबर का क्वेश्चन है, कार्डिक हार्मोन एएनएफ। एएनएफ आप जानते हैं ठीक है, एएनएफ हो गया, एट्रियल नाइट्रोरेटिक फैक्टर, जो एट्रियम है वहां से रिलीज होता है। एक्ट एज ए चेक ऑन रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्ट्रॉन मैकेनिज्म। सही बात है। देखिए एक मैकेनिज्म होता है, आपने पढ़ा भी होगा, रास जिसको हम लोग कहते हैं, जिसमें एल्डोस्ट्रॉन हार्मोन की वजह से जो सोडियम का है, जो रीएब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, बीपी बढ़ जाता है, बीपी के कारण जीएफआर नॉर्मलाइज हो जाती है। अब ये क्या है, रास मैकेनिज्म अगर कंटिन्यूअसली रन करता रहेगा तो बीपी बढ़ता रहेगा, और एक लिमिट के बाद जब बीपी जब ज्यादा हो गया, ज्यादा सोडियम का एब्जॉर्प्शन हो गया, रीएब्जॉर्प्शन हो गया, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा, किसको, रास मैकेनिज्म को। इसलिए जो हार्ट की जो एट्रिया की जो वॉल है, वहां से एक हार्मोन रिलीज होगा जिसको हम एएनएफ कहते हैं। ये जाते ही क्या करेगा, रेनिन के रिलीज को रोक देगा। तो बिल्कुल सही बात है, पहली लाइन एकदम सही लिखी हुई है। सेकंड गलत हो जाता है क्योंकि वेंट्रिकल्स आ गया, क्योंकि यहां पर क्या आना चाहिए था, एट्रिया आना चाहिए था। ब्लड प्रेशर को बढ़ाता नहीं है, इंक्रीज लिख दिया, क्या आना चाहिए था, डिक्रीज, यानी कि क्या है, बढ़ाते की जगह क्या आना चाहिए था, घटाता है। इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम डिस्टल पार्ट ऑफ रीनल ट्यूब्यूल्स, ये भी गलत हो गया, इंक्रीज नहीं करता। इसका जो है ये काम किसका है, ये काम है एल्डोस्ट्रॉन का, तो इसलिए ये भी गलत हो गया। तो जो सही बात है वो फर्स्ट पे ही लिखी हुई है, तो कार्डिक हार्मोन एएनएफ, और ये पूरी लाइन आगे की आपकी मैच हो जाती है, इसलिए हम लोग यहां पर आंसर क्या लगाएंगे, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, The process through which two or more organs interact and complement the functions of one another, एक ऐसी क्रियाविधि जिसके द्वारा दो या दो से अधिक अंगों में क्रियाशीलता बढ़ती है, वह एक दूसरे अंगों के कार्यों में मदद मिलती है, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं, समन्वयता या समन्वय कहते हैं। एग्जैक्ट एनसीईआरटी की लाइन है। उम्मीद है कि ये वाला क्वेश्चन तो किसी का भी गलत नहीं हुआ होगा, इसलिए हम लोग यहां पर आंसर क्या देंगे, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आइडेंटिफाई द रीजन वेयर अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स आर कॉमनली फाउंड, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां आच्छादहीन तंत्रिका तंतु सामान्यतः पाए जाते हैं। ये भी एग्जैक्टली एनसीईआरटी का अगर आपने पढ़ा होगा, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर, तो आपको ध्यान होगा ऑटोनोमस और सोमेटिक नर्वस सिस्टम के जो कुछ न्यूरॉन्स होते हैं उनमें आपको नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स देखने को मिलते हैं। और ये अगर आप देखेंगे तो यहां पर आप देखिए फोर्थ ऑप्शन में ये आपका यहां पर एकदम सही तरीके से इसको बताया गया है, इसलिए हम लोग यहां पर कौन सा आंसर लगाएंगे, फोर्थ ऑप्शन। ये भी एक इंफॉर्मेटेंट और एनसीईआरटी की लैंग्वेज पर बेस्ड क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट जो है इसमें आप जानते ही हैं, माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स जो है उनमें इफेक्ट क्या होता है, नर्व इंपल्स कंडक्शन की स्पीड किसमें फास्ट होती है। तो यहां पर इतना सब कुछ नहीं पूछा, जनरल पूछा है कि कहां पर मिलेंगे, तो आंसर क्या चला गया, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है, द एक्सोप्लाज्म इनसाइड द एक्सॉन कंटेन हाई कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम एंड नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन। असर्शन बिल्कुल सही है। ये आपने एक्सोप्लाज्म के अंदर की तरफ क्या ज्यादा होता है, K प्लस क्या होता है, K प्लस की कंसंट्रेशन क्या होती है, ज्यादा होती है, और साथ ही साथ जो नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स होते हैं इनकी कंसंट्रेशन भी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो असर्शन यहां पर क्या हो गया, सही। और बाहर किसकी ज्यादा होती है, बाहर Na प्लस की कंसंट्रेशन क्या होती है, ज्यादा होती है। आगे देखते हैं, The axonal membrane is impermeable to negatively charged protein, ये वाली बात भी सही है, impermeable होती है नेगेटिवली चार्ज। अब ये किसी भी तरह से एक्सप्लेन कर रहा है क्या इस चीज को कि क्यों ज्यादा होती है, ठीक है, ये पोटेशियम वाले लॉजिक को एक्सप्लेन कर रहा है क्या कि क्यों ज्यादा होती है, नहीं कर रहा, बस ये है कि ए भी सही है, आर भी सही है, पर एक्सप्लेनेशन नहीं है। और ऐसा ऑप्शन अगर हम लोग देखें, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये हमें कहां मिल जाता है, सेकंड ऑप्शन में मिल जाता है, इसलिए हम लोग यहां पर क्या आंसर लगाएंगे, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आपको यहां पर क्या करना है, ट्रू और फॉल्स है उनको पता लगाना है, पहचानना है। लोकोमोशन से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। सीलिया हेल्प इन लोकोमोशन इन पैरामीशियम, सही बात है, पैरामीशियम के चारों तरफ सीलिया होते हैं जो उसकी लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, सही हो गया। हाइड्रा यूज टेंटिकल्स फॉर कैप्चरिंग ऑफ प्रे एंड ऑल्सो फॉर लोकोमोशन, सही बात हो गई।
फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो है ह्यूमन में एग्जिबिट करता है फ्लैजिलर मूवमेंट, गलत बात होगी। कौन से मूवमेंट होते हैं फैलोपियन ट्यूब में? सीलिए। मनुष्य में मादा प्रजनन पथ अंडाणु को आगे बढ़ाने के लिए कशाभीय, कशाभीय नहीं पक्षमाभीय गति आना चाहिए। यहां पर किस वजह से गलत हो गया? फ्लैजिलर की वजह से गलत हो गया। तो ये वाला क्या हो गया? फॉल्स हो गया। ये ट्रू था, ये भी ट्रू था, ये फॉल्स हो गया। मैक्रोफेज एंड ल्यूकोसाइट्स ऑफ ह्यूमन आर स्पेशलाइज्ड सेल दैट एग्जिबिट अमीबॉइड मूवमेंट बाय फॉर्मिंग सूडोपोडिया। सही बात है, मनुष्यों में मैक्रोफेज और ल्यूकोसाइट यानी कि डब्ल्यूबीसी विशेष प्रकार की कोशिकाएं हैं जो कूट पादों को निर्मित करके अमीबीय गतियों को प्रदर्शित करती हैं। तो ये भी क्या हो गया आपका? ट्रू हो गया। तो ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू। तो देखो पहला ऑप्शन देखो, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, गलत हो जाता है। फॉल्स से स्टार्ट हो रहा है, गलत हो जाता है। ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू, ये थर्ड पर आपको एग्जैक्टली सही इंफॉर्मेशन मिल रही है जैसे अपन ने इसको स्टेटमेंट्स को पढ़ा और सॉल्व किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। स्केलेटल मसल से रिलेटेड कुछ है और करेक्ट आंसर आपको बताना है। दो स्टेटमेंट है ए और बी। ईच मसल बंडल कंटेन ए नंबर ऑफ मसल फाइबर। प्रत्येक पेशी बंडल में कई पेशी रेशे होते हैं। बिल्कुल सही बात है। मसल बंडल जो है उसमें मसल फाइबर्स होते हैं बहुत सारे। मसल फाइबर क्या हो गया? मसल की सेल को कहते हैं। तो ए वाला सही हो गया। द फेसिकल्स और मसल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय फेशिया। फेसिकल्स जो हैं बेसिकली जो फेसिकल्स जो जिसे हम लोग हिंदी में पुल्लिकाओं को भी कहते हैं, वो फेशिया द्वारा एक साथ रखी जाती है। तो ये वाली बात भी क्या हो जाती है आपकी? सही हो जाती है। तो ए भी सही है, बी भी सही है। बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट जो है फर्स्ट में दे रखा है, इसलिए 126 में हमारा सही आंसर क्या जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन एटीपेज एक्टिविटी इज प्रेजेंट इन। एटीपेज की जो एक्टिविटी है वो कहां होती है? देखिए इस तरह से अगर आपने देखा होगा जो स्ट्रक्चर है आपके मायोसिन की, तो ये कौन है? ये है मायोसिन का हेड। ये जो मायोसिन का हेड है ये ही एक्चुअली कौन है? एक तरह का एटीपेज एंजाइम है। और ये जो पार्ट है ये बना हुआ किसका है? ये बना हुआ है HMM का। और ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है? LMM। ये लाइट मीरोमायोसिन और ये हैवी मीरोमायोसिन का बना हुआ है, आपने पढ़ा होगा ना। अब इसमें देखो यहाँ LMM गलत हो गया, HMM सही बात है क्योंकि हेड पर आ रहा है, सेकंड पे सही हो गया। टेल का कोई लेना देना ही नहीं है, जी एक्टिन यहाँ पर है ही नहीं। सही आंसर हमारा सेकंड पे आ जाता है। HMM का मतलब क्या हो गया? हैवी मीरोमायोसिन। LMM का मतलब क्या हो गया? लाइट मीरोमायोसिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। सही कथन को चुनना है। थोरेसिक वर्टिब्री एंड रिब्स टुगेदर विद स्टर्नम फॉर्म रिब केज। सही बात है, थोरेसिक वर्टिब्री, रिब्स और स्टर्नम मिलकर क्या बनाते हैं? रिब केज बनाते हैं। पहला ही स्टेटमेंट आपका क्या हो जाता है? सही। लास्ट टू पेयर ऑफ रिब्स को वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स कह रहा है। नहीं, वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि वर्टिब्रा तो जुड़ रहा है, बट कॉन्ड्रम का मतलब हो गया स्टर्नम पे जुड़ना या कार्टिलेज की मदद से सातवीं के साथ जुड़ना। नहीं, ये हवा में रहती है, इन्हें हम क्या कहेंगे? फ्लोटिंग रिब्स कहेंगे। ठीक है, इसलिए वजह से गलत हो गया। ऑल रिब्स आर रेटिकुलेट विद स्टर्नम आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सभी रिब्स कह रहा है कि स्टर्नम से जुड़ती है। नहीं, कहां जुड़ती है सभी रिब्स स्टर्नम से? केवल ट्रू रिब्स स्टर्नम से जुड़ती हैं। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो जो आपकी फॉल्स रिब्स है वो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं स्टर्नम से जुड़ रही है सातवें की मदद से, बट जो फ्लोटिंग रिब्स है वो कहां जुड़ती? नहीं जुड़ती। तो इस वजह से ये भी गलत हो गया। स्टर्नम आर्टिकुलेट विद ऑल बोन्स ऑफ पेक्टोरल ग्रिडल। ये बात भी गलत हो गया कि पेक्टोरल ग्रिडल की जितनी भी बोन्स है स्टर्नम उनके साथ जुड़ता है। पेक्टोरल ग्रिडल में दो बोन आ गई, कौन सी आ गई? स्कैपुला और क्लेविकल। स्टर्नम से स्कैपुला तो जुड़ रही है पर क्लेविकल डायरेक्टली नहीं जुड़ रही, तो इसलिए ये भी क्या हो जाता है? इनकरेक्ट हो जाता है। तो सही कौन सा है? पहला सही है, इसलिए हम लोग यहां पर आंसर क्या लगाएंगे? फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब हाउ मेनी ऑफ स्ट्रक्चर गिवन इन दी बॉक्स आर इंक्लूडेड इन ग्रिडल्स ऑफ अपेंडिकुलर स्केलेटन। बॉक्स में नीचे दी गई संरचनाओं में से कितनी संरचनाएं उपांगीय कंकाल की मेखलाओं से शामिल है? अब सबसे पहले तो देखिए अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर जो ग्रिडल्स हैं वो दो हैं। एक तो कौन सी है? पेक्टोरल, और एक कौन सी है? पेल्विक। ठीक है, पेक्टोरल में दो आ गई, क्लेविकल, और दूसरी कौन सी आ गई? स्कैपुला। और पेल्विक में कौन आ गई? कॉक्सल बोन्स आ गई। ठीक है, कॉक्सल बोन्स में इलियम, इशियम और प्यूबिस। ये पूरा आप जानते हैं आपका मेखलाओं का या जो ग्रिडल्स है उनसे रिलेटेड स्ट्रक्चर्स हो गई। कॉक्सल बोन बिल्कुल देखिए ये आ गई कॉक्सल बोन, तो ये सम्मिलित है। सैक्रम जो है वो ग्रिडल का पार्ट बेसिकली नहीं है, तो ये
वर्टिबल कॉलम से रिलेटेड हो गया। फीमर नहीं, क्लेविकल बिल्कुल है 2, पटेला नहीं, टीबिया नहीं, तो कितनी सम्मिलित है 2, तो 2 कहां दे रखा है फर्स्ट ऑप्शन में, इसलिए हम लोग यहां पर सही आंसर क्या लगाएंगे फर्स्ट। पूछा क्या है कि अपेंडिकुलर स्केलेटन, अपेंडिकुलर स्केलेटन कौन से हो गए हाथ और पैर, इनकी जो ग्रिडल है वो कौन सी हो गई पेक्टोरल और पेल्विक, उनसे रिलेटेड स्ट्रक्चर्स आपसे पूछिए कि उनकी मेखलाओं में जो शामिल हो, तो 2 ही शामिल है, कॉक्सल बोन तो किस में शामिल है पेल्विक में, और क्लेविकल किस में शामिल है पेक्टोरल में। ये कौन सी हो गई श्रोणी मेखला और ये कौन सी हो गई अंश मेखला। All true ribs dash attached to the thoracic vertebrae and dash connected to the sternum with help of hyaline cartilage। जितनी भी ट्रू रिब्स हैं वो किस तरह से अटैच्ड हैं, तो देखिए ट्रू रिब्स जो है वो डॉर्सली अटैच्ड होंगी किनसे थोरेसिक वर्टिब्रा, पीछे की तरफ कौन सी साइड हो गई डॉर्सली साइड हो गई, पृष्ठ हो गई, और आगे की तरफ की साइड कौन सी हो गई अधर यानी वेंट्रली हो गई। तो सभी वास्तविक पसलियां डॉर्सली किससे अटैच्ड होती हैं थोरेसिक वर्टिब्रे से, यानी पृष्ठीय, ठीक है। और हाइलिन की उरोस्थी, उरोस्थी से कैसी हो गई वेंट्रली, आगे की तरफ की वेंट्रल साइड होगी ना, तो डॉर्सल वेंट्रल हमें आंसर झांकना है। आप पढ़ोगे सेकंड ऑप्शन में देखिए डॉर्सली और वेंट्रली हमें मिल जाता है, इसलिए हमारा आंसर यहां पे कौन सा हो गया सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चूज द ऑड वन विद रेस्पेक्ट टू लिम्बिक सिस्टम। देखिए आपने पढ़ा होगा एमेग्डाला, हिप्पोकैम्पस, हाइपोथैलेमस, ये सभी के सभी कहीं ना कहीं लिम्बिक सिस्टम से रिलेटेड है, जो डीपर स्ट्रक्चर्स हैं आपके सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स के, जिसमें जैसे कि एमेग्डाला आ जाता है, हिप्पोकैम्पल लोब आ जाता है, ये हाइपोथैलेमस के साथ में मिलकर के लिम्बिक सिस्टम बनाते हैं, जो कि इमोशंस और लिबिडो और इन जैसे फंक्शन से रिलेटेड होता है। पर आपने देखा होगा सेरेबेलम का कोई लेना देना यहां पर नहीं है, ये सारी स्ट्रक्चर्स फोर ब्रेन की हैं। सेरेबेलम इज द पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन, इसलिए सेरेबेलम नहीं होने के कारण हम लोग यहाँ पर आंसर क्या लगाएंगे फोर्थ ऑप्शन हमारे लिए क्या हो जाता है यहाँ पर सही हो जाता है। आगे चलते इन सेरेब्रल हेमिस्फीयर प्रमस्तिष्क गोलार्धों में। अब सेरेब्रल हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं, तो सेरेब्रल हेमिस्फीयर के अंदर अगर हम लोग देखें तो सेरेब्रल हेमिस्फीयर के अंदर की तरफ तो होता है कौन सा मैटर व्हाइट मैटर, और बाहर की तरफ कौन सा होता है ग्रे मैटर। आप इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं, जो सफेद है वो जल्दी गंदा हो जाता है इसलिए उसको हम अंदर रखते हैं, और बाहर की तरफ कौन सा हो गया ग्रे मैटर। तो ठीक है, ग्रे मैटर जिसको हम लोग धूसर द्रव्य भी कहते हैं सराउंड्स द व्हाइट मैटर। बिल्कुल पहले भी हमें आंसर मिल गया, धूसर द्रव्य श्वेत द्रव्य को घेरता है, व्हाइट मैटर सराउंड नहीं करता, गलत बात हो गई। प्रोमिनेंट फोल्ड ग्रे मैटर में होते हैं, धूसर द्रव्य में होते हैं, इसलिए गलत बात हो गई। 2 वेंट्रिकल हो रहा है, वो 2 वेंट्रिकल्स आर फाउंड इन ईच, नहीं एक ही वेंट्रिकल मिलेगी आपको एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर में, इसलिए गलत हो गया। यहाँ पे क्या आना चाहिए था 1, एक यहां पर मिलेगी, जैसे एक वेंट्रिकल है तो एक यहां पर मिलेगी और एक यहां पर मिलेगी, तो 2 मिलेंगी। ये क्या कह रहा है कि एक में 2 मिलेंगी, इसलिए गलत हो गया है ना। तो सही आंसर हमें कहां मिला, हमारे फर्स्ट ऑप्शन में मिल गया कि ग्रे मैटर सराउंड करता है किसको व्हाइट मैटर को, इसलिए हमारा आंसर कौन सा हो गया फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन के रिलेटेड आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट को पहचानना है। सेंटर जो कि रेस्पिरेशन को कंट्रोल करते हैं, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्स को कंट्रोल करते हैं, और सिक्रेशंस जो हैं गैस्ट्रिक सिक्रेशन उनको कंट्रोल करते हैं, वो ये कह रहा है कि हाइंड ब्रेन में होते हैं। श्वसन नियंत्रण, हृदय संवहन, परिवर्त, प्रतिवर्त और जठर स्त्राव के केंद्र पश्चिम मस्तिष्क में उपस्थित होते हैं। सही बात है, ये सारे कहां होते हैं मेडुला में होते हैं, और मेडुला किसका पार्ट है पश्चिम मस्तिष्क का या फिर हाइंड ब्रेन का, तो पहला तो सही हो गया, पहला तो ट्रू हो गया। कॉर्पस कैलोसम जो है वो बैंड है किसका व्हाइट नर्व फाइबर्स का, एक्सक्लूसिवली जो प्रेजेंट है कहां पर फोर ब्रेन में, किसके बीच में दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर की। सही बात है, कॉर्पस कैलोसम जो है ट्रैक्ट है, ट्रैक्ट मतलब माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स का जो ट्रैक्ट है वो है, और ये दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स को कनेक्ट करके रखता है, तो ये बात भी क्या हो जाती है सही हो जाती है। एसोसिएशन एरिया जो है सेरेब्रल कॉर्टेक्स के वो रिस्पॉन्सिबल है कॉम्प्लेक्स फंक्शंस लाइक मेमोरी और कम्युनिकेशन, इंटरसेंसरी, तो ये वाली बात भी सही हो जाती है। हाइपोथैलेमस कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, अर्ज ऑफ ईटिंग एंड आल्सो ए मेजर कोऑर्डिनेशन सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग। ये जो है गलत हो गया, क्योंकि ये वाला जो फंक्शन है यहां से देखिए, यहां से लेके यहां तक का ये जो फंक्शन है ये किसके लिए है थैलेमस के लिए, और यहां इसको किस में मान लिया हाइपोथैलेमस, इस वजह से ये फॉल्स हो जाता है। पूछा भी क्या है इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट क्यों गलत हुआ, क्योंकि ये संवेदी और प्रेरक संकेतों के लिए प्रमुख समन्वय केंद्र कौन है थैलेमस है, ना कि हाइपोथैलेमस। तो बस हमें आंसर मिल गया, हमारा आंसर कौन सा गया यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन इज दी
करेक्ट आंसर, क्योंकि गलत पूछा था। इन विसरल न्यूरल सिस्टम इंपल्सेस ट्रेवल, तो विसरल न्यूरल सिस्टम जो है, जो कि विसरा का मतलब क्या हो गया, जैसे कि जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, इंटरनल ऑर्गन्स से जो है यहां पर जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, तो इंपल्सेस यहां से यहां पे भी आती है और यहां से यहां पे भी आती है। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको हम लोग विसरा कह देते हैं, या फिर हम लोग हिंदी में इसे अंतरांग कह देते हैं। अब ओनली फ्रॉम सीएनएस टू विसरा गलत बात हो गई, ओनली फ्रॉम विसरा टू सीएनएस गलत बात हो गई, फ्रॉम सीएनएस टू विसरा एंड वाइस वर्सा, मतलब सीएनएस से विसरल ऑर्गन्स को भी जा सकती है और विसरल ऑर्गन से सीएनएस को भी जा सकती है। तो ये वाली बात यहां पर क्या हो जाती है, सही हो जाती है। और यहां पर सीएनएस टू स्केलेटल मसल्स कह दिया इसने, विसरल ऑर्गन्स की यहां पर बात कर रहे हैं ना, विसरल की, तो इसलिए ये वाला भी क्या हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। तो सही आंसर हमें कहां मिल गया, थर्ड ऑप्शन पे हमें हमारा सही आंसर मिल जाता है। आखिरी क्वेश्चन पे चलते हैं। सेलेक्ट द स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन बाइपोलर न्यूरॉन बट नॉट इन यूनिपोलर न्यूरॉन। देखिए बाइपोलर न्यूरॉन में तो है बट यूनिपोलर न्यूरॉन में नहीं है। पहले तो समझिए बाइपोलर न्यूरॉन में क्या है। बाइपोलर न्यूरॉन के अंदर ये एक तो कौन है, डेंड्रॉन, इसके नंबर कितने हैं 1, और एक कौन है, एक्सॉन, इसके नंबर कितने हैं 1। और यहीं पर मैं अगर यूनिपोलर की बात करूं तो इसमें केवल कौन है, एक्सॉन एक है और यहां पर डेंड्राइट नहीं है। तो बस आप समझ ही चुके होंगे कि वो कौन सी स्ट्रक्चर है जो यूनिपोलर में नहीं है बट बाइपोलर में है। एक्सॉन तो दोनों में है, साइटोन तो दोनों में है, पर डेंड्राइट या डेंड्रॉन जो है वो केवल किसमें है, बाइपोलर में, अगर मैं बाई और यूनि को कंपेयर करूं। तो सही आंसर मुझे कहां मिल गया, थर्ड ऑप्शन पे हमें हमारा सही आंसर मिल जाता है, इसलिए मैं आंसर क्या लगा रहा हूं, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो ये कुछ 91 से 135 क्वेश्चंस थे। उम्मीद है कि मैं आपको हर क्वेश्चन को क्यों सही हो रहा है और क्यों गलत हो रहा है ये चीज बताने में कामयाब हो पाया हूंगा। तो जुड़े रहिए सीएलसी के साथ में। धन्यवाद।